हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन ग्लोब। बच्चों, इस लेक्चर से हम इकोनॉमिक्स की स्टैटिक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th इकोनॉमिक्स को इन डिटेल पढ़ेंगे और ये इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज के टाइम में इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट बन चुका है और इसके लिए आपको मार्केट में बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं, जैसे बेसिक इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। और हर किताब का अपना एक टेस्ट होता है जो स्टूडेंट को उसके पढ़ने के बाद मिलता है। बट इन सभी किताबों में आप एक चीज़ कॉमन देखते हैं, वो है इकोनॉमिक्स। तो हम आज इसी इकोनॉमिक्स पर चर्चा करेंगे। एक सब्जेक्ट का ज्ञान हमको सिर्फ उसके नाम से ही नहीं, बल्कि उसके नेचर और उसके स्कोप से भी पता लगता है। और जब हम उस सब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि वो ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है, स्टैटिक है या डायनेमिक है, या फिर साइंस है या आर्ट्स है। और एक स्टूडेंट की ये खासियत होती है कि वो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पाए और नए लॉस को डिराइव कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड इकोनॉमिक्स कैसे आया। तो इस वर्ड इकोनॉमिक्स का ओरिजिन एंशिएंट ग्रीक वर्ड ऑक्योनॉमिकॉस से हुआ है, जिसमें ऑक्योस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो बनेगा मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स, यानी कैसे हाउस होल्ड्स को मैनेज किया जाता है, ये हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है। तो इवन जेएम कीन्स, जो कि एक स्कॉलर थे, वो बोलते थे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी इज सेड टू हैव स्टैंगल्ड इटसेल्फ विद इन डेफिनेशंस। कीन का मानना था कि किसी भी सब्जेक्ट के नेचर को जानने के लिए हमें कई स्कॉलर्स की डेफिनेशन को देखना पड़ता है, क्योंकि हर स्कॉलर की डेफिनेशन में एक यूनिक जनरलाइजेशन, एक यूनिक आइडिया होता है। और जब हम इन सभी डेफिनेशंस के पैटर्न को एनालाइज करते हैं, तब हम इसके नेचर का पता लगाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इकोनॉमिक्स का ग्रोथ हुआ। अब जैसा कि इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन अचानक से तो हुआ नहीं होगा, तो इसका ग्रोथ कई स्टेजेस में हुआ होगा, यानी कई लेवल्स में हुआ होगा, तब जाके आज हमें इकोनॉमिक्स को इतने ब्रॉड स्केल में पढ़ना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहली स्टेज आई थी क्लासिकल एज। अब इस स्टेज में एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में इकोनॉमिक्स की पहली डेफिनेशन दी और बोला कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अब स्मिथ का कहना था कि हर इंसान अपने को बढ़ावा देता है और इसके लिए उसे एक इनविजिबल हैंड गाइड करता है। अब ये इनविजिबल हैंड क्या होता है, तो उसने इसके बारे में भी बताया कि इस इनविजिबल हैंड को हम उसका सेल्फ इंटरेस्ट या उसका स्वार्थ कह सकते हैं। यानी जब एक इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे ध्यान देता है, तभी वो किसी एक्टिविटी को करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो सिर्फ वही काम करेंगे जिनमें उनका भला होगा, वरना वो उस काम को कभी नहीं करेंगे। तो स्मिथ का मानना है कि यही जो उनकी खुद के काम करने के लिए जो उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, वही उसके पीछे एक इनविजिबल हैंड होता है। स्मिथ के अकॉर्डिंग हर इंसान अपने भले के लिए काम करता है। दूसरी बात जो स्मिथ मानता है कि लेबर्स का डिवीज़न, यानी जितने ज़्यादा लोग काम करने के लिए होंगे, उतना ज़्यादा आउटपुट होगा और उतना ज़्यादा पैसा होगा। स्मिथ ये मानता है कि जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्लास में कंपटीशन होगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल, कि अगर कोई कंपनी एक चॉकलेट को 5 रुपये में दे रही है और दूसरी कंपनी सेम चॉकलेट को 3 रुपये में दे रही है, तो इंसान 3 रुपये की चॉकलेट को लेगा। तो इससे दोनों कंपनीज के बीच में सेल को लेके, यानी जो कॉस्ट है उसको लेके कंपटीशन होगा। बट इसमें फ़ायदा किसका होगा? जनता का होगा। तो इसीलिए ये स्मिथ बोलता है कि जितना ज़्यादा अच्छा सप्लाई फोर्स होगा, यानी जितना ज़्यादा प्रोडक्ट कस्टमर्स को ईजिली दिया जा सकेगा, उतना ज़्यादा सोसाइटी का फ़ायदा होगा। और सप्लाई फोर्स की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो कस्टमर को कम रेट पर प्रोडक्ट को दे पाए। फिर भी कुछ लोग स्मिथ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं कि स्मिथ सिर्फ और सिर्फ वेल्थ गेटिंग और वेल्थ स्पेंडिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, मटेरियल वेल्थ पर फोकस नहीं करता। यानी कि स्मिथ सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज़ पे ध्यान देता है जिनसे वो पैसे को पा सके और पैसे को खर्च कर सके, यानी वो धन पे मेन फोकस करता है। उसका कहना था कि वेल्थ खुद में ही पूर्ण है, वो ह्यूमन वेलफेयर को कंसीडर नहीं करता। मतलब वो जो सर्विस कर रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, उनको कंसीडर ना करके सिर्फ प्रायोरिटी वेल्थ यानी धन को देता है। कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की ये डेफिनेशन तब दी जब सोसाइटी में स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन अपने चरम पर था। रस्किन और कार्ल ये का कहना है कि इकोनॉमिक्स डिसमिसल साइंस है, यानी इकोनॉमिक्स सिर्फ हमें सिखाता है कि कैसे एथिक्स के विरुद्ध सेल्फिशनेस
यानी हमारा स्वार्थ को रखा जाता है। फिर आते हैं दूसरे स्टेज पर, जिसको हम नियो क्लासिकल एज कहते हैं। अब इस स्टेज में अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी और बोला कि पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल का मानना था कि वेल्थ किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एकमात्र अंत नहीं है, इंसान वेलफेयर को बढ़ावा देता है, ना कि वेल्थ को। मार्शल का मानना था कि इकोनॉमिक्स में आम लोगों की चिंताएं शामिल होती हैं जो प्यार से इंस्पायर होती हैं, ना कि किसी मॉनिटरी बेनिफिट यानी फ़ायदे से। उसका मानना था कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ समाज में रह रहे लोगों के बीच में एक दूसरे की वजह से जो इन्फ्लुएंस है उसको समझना है। कुछ आलोचकों का मानना है कि मार्शल सिर्फ और सिर्फ मटेरियल वेल्थ पर फोकस करता है। वो किसी भी इमटेरियल थिंग यानी किसी सर्विस जैसे टीचर, डॉक्टर, वो भी वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वेलफेयर में उसको वो अपनी डेफिनेशन में कंसीडर नहीं करता है। और क्योंकि इस जो इमटेरियल सर्विस की जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट होता है। अब क्योंकि मार्शल ने इमटेरियल सर्विस को अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया था, इस वजह से इन इमटेरियल सर्विस में लगने वाले पैसे को भी उसने वेजेस में कंसीडर नहीं किया। मार्शल ने अपनी वेलफेयर की डेफिनेशन को अच्छे से डिफाइन नहीं किया। उसने वेलफेयर की तो बात की और उसने उन चीज़ों में भी अंतर स्पष्ट किया कि कौन सी चीज़ वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर रही है और कौन सी चीज़ वेलफेयर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। बट उसने उन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जो इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट कर रही है बट वेलफेयर में नहीं कर रही है, जैसे लिक्वर। अब देखते हैं आप अल्कोहल। अब अल्कोहल एक सोशल सर्विस के तौर पे किसी को बांटी नहीं जा सकती है, लेकिन अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल की सेल की वजह से इकोनॉमी में वो बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करता है और कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन ये क्योंकि वेलफेयर के लिए नहीं है इसलिए इसको मार्शल ने कंसीडर नहीं किया था। उसका मानना था कि वेल्थ लोगों की हैप्पीनेस, उनकी कंफर्टेबल लाइफ को बढ़ाता है, बट उसने इसमें इंडिविजुअल या स्टेट की पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एक्टिविटीज़ को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि इकोनॉमिक्स पे पॉलिटिक्स का, सोसाइटी का, कल्चर का, इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। फिर आते हैं तीसरे स्टेज पर, जिसको हम न्यू एज कहते हैं। इस स्टेज में लियोनेल रॉबिन्स ने अपनी बुक एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी और बोला कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब यहाँ पे आप दो वर्ड्स देख रहे होंगे, एंड्स और स्कार्स। इन्हीं वर्ड्स को टारगेट करके लियोनेल रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन के फीचर्स को दिया। तो रॉबिन्स का मानना था कि एंड्स ह्यूमन नीड्स पर निर्भर करता है और हर इंसान की असीमित इच्छाएं होती हैं। जैसे जैसे एक इंसान बड़ा होता है उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं, तो हम उसके अंत को कभी भी नहीं बता सकते। वहीं दूसरी तरफ इतनी असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज की कमी है और इसी कमी को हम स्कार्सिटी कहते हैं। प्रोडक्ट में स्कार्सिटी का संबंध डिमांड पर करता है। आज के टाइम में आप देखते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड तो बढ़ती जा रही है बट रिसोर्सेज की कमी है, इसी वजह से स्कार्सिटी भी बढ़ती जा रही है। रॉबिन्स का मानना था कि स्कार्स मीन्स अपने लिए दूसरे रिसोर्सेज खुद ही ढूंढ लेना जिससे उनकी नीड्स को पूरा किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाय पी रहे हैं बट चाय की इनकेस कमी हो जाती है तो हम चाय को छोड़कर कॉफ़ी पर भी जा सकते हैं। मतलब हम अपने हमको बेसिकली रिफ़्रेश होना है, हमको फ्रेश होना है। अब फ्रेश होने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कॉफ़ी को भी ले सकते हैं और चाय को भी ले सकते हैं। फिर भी कुछ लोग रॉबिन्स की आलोचना करते हैं, जैसे कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि रॉबिन्स ने इकोनॉमिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया है। कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि रॉबिन्स ने सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन के लिए माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया और मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दिया। यानी वो इकोनॉमिक को लेके जो माइक्रो टर्म्स थे उन पे तो ध्यान दे रहा था कि गुड्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, बट उसने लार्ज स्केल पे कि इंडस्ट्रीज, बिजनेस, इन सब में क्या इकोनॉमिक का कंट्रीब्यूशन है उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। क्रिटिक्स मानते हैं कि रॉबिन्स ने ह्यूमन वेलफेयर में आने वाले गुड्स में डिस्टिंक्शन नहीं किया, क्योंकि अल्कोहल और राइस दोनों प्रोडक्शन में स्कार्स मीन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट स्टिल अल्कोहल जो है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए नहीं है बट राइस ह्यूमन वेलफेयर के लिए। फिर आता है फोर्थ यानी लास्ट स्टेज, जिसको हम मॉडर्न एज कहते हैं। अब इस स्टेज में सैमुअल्सन ने इकोनॉमिक्स की एक बड़ी सी डेफिनेशन दी है, तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बजाय हम इसकी डेफिनेशन से जो इस इकोनॉमिक्स के फीचर्स निकले उन पे हम ध्यान देते हैं। तो सैमुअल्सन मानते थे कि मीन्स की कमी है
और उनको पूरा करने के लिए हमें किसी दूसरे मीन्स का यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाय की कमी हो रही है तो आप उसके बजाय कॉफ़ी को ले सकते हैं। सैमुअल्सन ने अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में टाइम के पैरामीटर को ऐड किया, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग इकोनॉमी का ग्रोथ देखा जाता है। यहाँ तक कि सैमुअल्सन ने अपनी डेफिनेशन में बार्टर सिस्टम तक को अप्लाई किया, जहाँ पर गुड्स के एक्सचेंज होता है लेकिन मनी का एक्सचेंज नहीं होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सैमुअल्सन की डेफिनेशन थी वो बार्टर सिस्टम, यानी जहाँ पे मनी का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पे भी किया जा सकता है। क्योंकि उसकी मॉडर्न डेफिनेशन है, इसीलिए उसकी डेफिनेशन में हमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन देखने को मिलता है। सैमुअल्सन इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस के तौर पर भी ट्रीट करता है। तो अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जैसी एक्टिविटीज़ से डील करता है। इकोनॉमिक्स सिर्फ रेशनल ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंसीडर करता है और ये एबनॉर्मल पर्सन्स, सोशली अनएक्सेप्टेबल और अनएथिकल एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक्स से बाहर रखता है। कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स हमको वो सारे तरीके सिखाता है जिसकी मदद से एक इंसान मौजूदा रिसोर्सेज से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। कभी कभी इन रिसोर्सेज की कमी आती है जिसको हम स्कार्सिटी कहते हैं, और इस स्कार्सिटी को दूर करने के लिए या तो लोगों को अपनी ज़रूरतें कम करनी पड़ती हैं या तो गुड्स यानी प्रोडक्ट्स की सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है। अब चूंकि इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड होती है और एक इंसान का एक्शन दूसरे इंसान पर इफेक्ट करता है, इसीलिए इकोनॉमिक्स को ह्यूमन साइंस या सोशल साइंस भी कहते हैं। और यही ह्यूमन एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु बन जाता है। और यहाँ तक हम ये भी कह सकते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ वेल्थ यानी धन को लेकर की जाती हैं, उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ हम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में कंसीडर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है, तो हमको सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये साइंस है या आर्ट है, और अगर ये साइंस है तो ये पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। अब अगर हम इकोनॉमिक्स को सिर्फ आर्ट के तौर पे देखें तो आर्ट का मतलब होता है कि वो ज्ञान या नॉलेज जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। और क्योंकि इकोनॉमिक्स सभी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का सलूशन देता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है, तो हम इकोनॉमिक्स को आर्ट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। और अगर हम इकोनॉमिक्स को साइंस के तौर पर देखें तो साइंस ज्ञान यानी नॉलेज का साइंटिफिक स्टडी होता है। अब इसमें सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च होती है, उसके फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है और उन फैक्ट्स का यूज़ करके उस इकोनॉमिकल एक्टिविटी के कॉज और इफ़ेक्ट के बीच में एक रिलेशन को मेंटेन किया जाता है। अब फैक्ट के अप्रूव हो जाने के बाद ये लॉ बन जाते हैं और यही लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और इनको एक्सपेरिमेंट के द्वारा टेस्ट भी किया जा सकता है। अब चूंकि इकोनॉमिक्स कॉज और इफ़ेक्ट दोनों पर चर्चा करता है, इसलिए हम इकोनॉमिक्स को आर्ट और साइंस दोनों के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो अब अगर हम इकोनॉमिक्स को साइंस के तौर पर देखते हैं तो इसमें हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला आएगा पॉजिटिव साइंस और दूसरा आएगा नॉर्मेटिव साइंस। तो पॉजिटिव साइंस डील करता है व्हाट इट इज से, यानी ये फैक्ट के बेसिस पर प्रॉब्लम को एनालाइज करता है और फिर उसके कॉज को एग्जामिन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो लोग पेट्रोल कम लेंगे। यहाँ पर प्राइस बढ़ने का क्या इम्पैक्ट रहेगा उसको देखा जाता है। उसी जगह पर नॉर्मेटिव साइंस डील करता है व्हाट आउट टू बी से, यानी यहाँ ये कंक्लूजन से डील करता है और ये कंक्लूजन फैक्ट्स पर बेस्ड ना होकर सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन पर निर्भर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, पेट्रोल कम खरीदा जाए, उसके लिए पेट्रोल की कीमत को बढ़ा देना, यानी यहाँ पर रिजल्ट चाहिए कि पेट्रोल कम लिया जाए, उसके लिए प्राइस को बढ़ाया गया है। मतलब यहाँ पर जो हमारा कंक्लूजन था, जो हमारा रिजल्ट था, उसको कंसीडर किया गया है। और अगर हम और डिटेल में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव साइंस है वो ऑब्जेक्टिव नेचर की होती है, यानी ये फैक्ट बेस्ड होती है। उसी जगह पे जो नॉर्मेटिव साइंस है वो सब्जेक्टिव बेसिस पे होती है, यानी ये वैल्यू बेस्ड होती है। पॉजिटिव साइंस को हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं और नॉर्मेटिव साइंस को हम प्रिस्क्रिप्टिव कहते हैं। और ये पॉजिटिव साइंस को प्रूव किया जा सकता है और उसी जगह पे इन नॉर्मेटिव साइंस को प्रूव किया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जाने से पहले मैं आपसे एक ईजी सा क्वेश्चन पूछूंगा कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ये रहा वीडियो का एंड। तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।